हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 मैथ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 33.8 है। यदि पिछले प्रेक्षणों में एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है तब नया औसत 46.5 हो जाता है। नए प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 5 प्रेक्षण हुए जिनका औसत आपको कितना बताया गया 33.8। और दोस्तों जब एक नया प्रेक्षक जोड़ा गया तब औसत कितना हो गया, मतलब 6 प्रेक्षणों का औसत हो गया आपका 46.5। तो दोस्तों 5 प्रेक्षणों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल कितना मान हुआ होगा। तो इसका 5 का हम 33.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों जो टोटल वैल्यू आएगी 169 आ जाएगी। और दोस्तों जो 6 प्रेक्षण जिनकी जो औसत वैल्यू है 46.5 है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 279। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, उसी नई एक जो संख्या जोड़ी गई है, नया एक प्रेक्षण जोड़ा गया है, उसी की वजह से इतना आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका डिफरेंस कितने के बराबर है, 100 के बराबर। इसका मतलब जो वो आपकी छठी संख्या जोड़ी गई है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 100। तो जो नया प्रेक्षक जोड़ा गया उसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 100। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साइन 48 डिग्री प्लस 0 माइनस कॉस 42 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो यहाँ पे आपका लिखा है तो इसको वैसे ही लिखने देते हैं साइन 48 प्लस 0 डिग्री। लेकिन हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 48 प्लस 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, 48 प्लस 0 डिग्री। अब दोस्तों अभी बताया कि कोस 90 माइनस, अब देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं। और आपकी जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, यहाँ भी ये बता देते हैं। कोस आपका 90 माइनस थीटा ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 48 प्लस 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 48 प्लस 0 डिग्री। हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि साइन कोस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 0। अगला प्रश्न है वृत्त ए की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त ए वृत्त बी को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। वृत्त बी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बताया गया दो वृत्त हैं, कुछ इस प्रकार से आपके एक दूसरे को क्या करते हैं, बाह्यतः क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और बताया गया है कि जो वृत्त ए है इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी बताई गई है, 5 सेंटीमीटर बताई गई है केंद्र। और दोनों के बीच की जो केंद्र से दूरी कितनी बताई गई, जैसे इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे है, तो दोस्तों दोनों के केंद्र के बीच की दूरी बताई गई है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। तो वृत्त बी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त बी की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और एक की आपको कितनी दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाता 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्यखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, इसका अनुमानित परिमाप क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है आपको पाई/7। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका वृत्त रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आपका कुछ त्रिज्यखंड ऐसे बना होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 125 डिग्री दी गई है, ठीक है। और दोस्तों अब आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जो त्रिज्यखंड का इतना परिमाप, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360 इतनी होती है। प्लस अब आपको बताना कितना है, इसका अनुमानित परिमाप बताना, मतलब ये भी आपको काउंट करना है ना, त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है ना। तो इसकी वैल्यू तो आपने बता ली कितनी होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360, और आपको इसको भी तो बताना है। तो ये आपके क्या है, एक आ रही है, एक आ रही है, तो ये हो जाएगी आपकी 2r। ठीक है, अब यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो 2 22/7, तो 7 360 के साथ चला जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपका आ जाएगा आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, थीटा की वैल्यू दी गई 125 डिग्री, प्लस 2r, आर की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 75.3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई 160 मीटर और इसका विकर्ण 200 मीटर। मतलब कुछ आपका ऐसे बताया गया है कि इसकी जो लंबाई है 160 मीटर बताई गई है और इसका विकर्ण क्या बताया गया है 200 मीटर बताया गया है। तो दोस्तों आपको पहले ये भुजा पता करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 160 और 200 है, ठीक है, अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, इसमें आप 40 कॉमन ले लो, तो 40 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिपलेट बनता है ना 4 5 3 का। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अगली हो जाती है जैसे 160 200 और आपका 120 का क्या बनता, ट्रिपलेट बनता ना, पाइथागोरस यहाँ पे पढ़ में लगाते तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनता कि नहीं। तो आपको पता चल गया कि 160 200 120 का ट्रिपलेट बनता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती 120, मतलब बी की वैल्यू आपको पता हो गई। तो दोस्तों बी की वैल्यू पता होगी, एल की वैल्यू पता होगी, ये बी है ये एल है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, परिमाप बताना। तो पैरामीटर क्या होता है 2l प्लस बी, यही तो होता है। फिर 2 आपको एल की वैल्यू दी गई है 160, बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने 120। अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 560, 560 मीटर आपका क्या हो जाएगा पैरामीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा कम समझ में आ गया क्योंकि मैंने इसको बहुत शॉर्टली बता दिया। देखो 160 यहाँ पे आपका है क्या बेस, आपका ये 200 क्या है हाइपोटेनस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ट्रिपलेट तो पता ही होगा 4 5 3, ठीक है 3 4 5 ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 160 200 में क्या कर लिया 40 कॉमन ले लिया, जब 40 कॉमन लिया तो हमें 4 5 मिला, तो हमको पता होगा कि अगली वैल्यू क्या होगी जो ट्रिपलेट में आती है 3 होगी। अब दोस्तों जब 40 सब में कॉमन लिया तो फिर से 40 मल्टीप्लाई कर लिया तो 160 200, तो अगला क्या हो जाएगा 120। इस प्रकार हमको पता चल गया बी की वैल्यू मतलब विड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। और एल आपको 160 दिया ही है, उसके बाद फॉर्मूला में पुट किया, वैल्यू आपकी आ गई। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का समद्विभाजक भुजा बी सी को डी पर काटता है। तो दोस्तों आपको क्या बताया गया है, ये आपका बी ए सी, ठीक है, जिसमें भुजा बी सी को ए का समद्विभाजक क्या करता है डी पर काटता है। तो इस प्रकार बन गया आपका ए बी की आपको लेंथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ए सी की कितनी बताई गई है 14 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है क्या बी डी रेशियो डी सी। तो आपको कॉन्सेप्ट से पता होगा कि ए बी अपॉन ए सी इजकल टू क्या होता है आपका बी डी अपॉन बी सी। तो डायरेक्ट आपका रेशियो क्या आ जाएगा बी डी अपॉन, अब ए बी की वैल्यू आपको 10 दी गई है, कितनी दी गई है आपको 10, तो जब 10 दी गई है यहाँ पे लिख देंगे ए सी की वैल्यू 14 दी गई है। अब इसको जब अब तब बी डी और बी सी की रेशियो क्या आ जाएगा, तब बी डी और बी सी का रेशियो आ जाएगा 2 पंची 10 2 सती 14, मतलब 5:7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, एक घनाभ का आयतन 440 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तब घनाभ की ऊंचाई बताना। तो दोस्तों यहाँ बताया गया कुछ घनाभ इस प्रकार से होता है आपका, है ना, घनाभ किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है आपका घनाभ। तो दोस्तों आपको क्या क्या दिया गया है, ये जो बेस वाला है इसका आपको क्या दे दिया गया है क्षेत्रफल दे दिया गया है। हाइट से जब मल्टीप्लाई करते बेस को तो पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाता। तो दोस्तों आपको पूरा का क्षेत्रफल कितना दिया, आपको 440 दिया है, ठीक है, और बेस का आपको एरिया कितना दिया 88 दिया है। जब h से मल्टीप्लाई करते तो हमारा पूरा टोटल वैल्यूम आ जाता कि नहीं, क्योंकि इतना दिया है और इतनी को इतनी हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 440 इक्वल टू हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई h। तो दोस्तों यहाँ से अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। दोस्तों ये जीरो नहीं होगा 64,000 होगा, ठीक है दोस्तों 64,000 है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 5% का मतलब क्या होता है ये आप जानो पहले। तो दोस्तों 5% का मतलब क्या होता है 5/100, मतलब
1/20 मतलब कोई वस्तु अगर 20 की है तो वो कितनी हो जाएगी 1 साल बाद 21 हो जाएगी। अब यहाँ 2 साल की बात कही गई है तो 2 साल का मतलब क्या होगा मतलब 20 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों 20 का स्क्वायर मतलब 400 और 21 का स्क्वायर मतलब 441। अब देखो 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 64,000। ठीक है तो कितने गुना हो गया आपका तो ये आपका हो गया 160 गुना। तो दोस्तों आपके इसकी वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी 160 गुना इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। तब आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको 441 को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगी आपका 70,560। तो दोस्तों जो आपकी जनसंख्या पहले 64,000 थी वो आपकी 5% वार्षिक वृद्धि की दर पर 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 70,560। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है तो मैंने मान लिया कि ए का हो जाएगा आपका 8x, बी का क्या हो जाएगा आपका 15x। और दोस्तों आपका बताया जा रहा है कि 8 वर्ष पहले तो 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी रही होगी 8x - 8 और बी की आयु कितनी रही होगी आपकी रही होगी 15x - 8। तब इनका रेशियो कितना दिया था 6:13। जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी तब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है दोस्तों जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 निकल के आएगी। अब आपको बताना क्या है ए बी की आयु का अनुपात कितना है। ठीक है 8 वर्ष बाद। तो दोस्तों अब इनकी वर्तमान आयु पहले निकाल लो तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 चौक 32, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15 चौक 60। अब 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 32 + 8 40। ठीक है ये 8 वर्ष की बात बताई जा रही है। और आपकी बी की 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 68। तो ए और ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपका इसको मल्टीप्लाई कर लो आप तो मतलब काट लो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 10:17। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या के 11% और 21% के बीच का अंतर 56 है तब उसी संख्या का बजाय 0.5 कितना होगा। तो दोस्तों मैंने मान लिया संख्या x है x का आपके 21% ठीक है माइनस x का ही 11% की वैल्यू कितनी दी गई आपको दी गई है 56। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 560 आ जाएगी। अब क्या बताना है इसी 560 का 12.5% कितना होगा। तो 12.5% मतलब 12.5/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है यदि 45921 p 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो p का मान बताइए। तो दोस्तों p के जो विभाज्यता का नियम है कोई भी संख्या हो उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट होती है कितनी 3 डिजिट जो होती है वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो दोस्तों लास्ट की यहाँ पे 3 डिजिट क्या है 21p। तो दोस्तों इसे 8 से विभाज्य बनाने के लिए आपको क्या करना होगा 8 से पहले इसको डिवाइड करो तो आपका क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 5 बच रहा है तो आप क्या करना है आपको 5p। अब p की वैल्यू कितनी रखें कि आपके 50 के बाद वाली संख्या कट जाए। अगर हम p की वैल्यू 6 रखें तो 8 से 30 56 हो जाएगा कि नहीं। तो मतलब हमें p की वैल्यू कितनी रखनी है 6 रखनी है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे p का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तब ये 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला प्रश्न। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।